तो योजना के अनुसार एक जहाजी बेड़ा बेली डी सफ्रेन के नेतृत्व में मार्च सन 1781 में फ्रांस के ब्रेस्ट बंदरगाह से चल पड़ा। उसके साथ एक और बेड़ा था काउंट डी ग्रास की अध्यक्षता में, और यह बेड़ा अमेरिका जाने वाला था वहां के क्रांतिकारियों की मदद करने। इनका पीछा करने के लिए ब्रिटेन से एडमिरल जॉर्ज जॉनस्टन चल पड़ा। जॉनस्टन का अभियान केप ऑफ गुड होप तक सीमित रहने वाला था, तो जॉनस्टन के लिए जरूरी था कि वो फ्रांस से केप ऑफ गुड होप के बीच यानी कि अटलांटिक महासागर में ही सफरिन को रोक ले। सफरिन और ग्रास रास्ते में मदिरा द्वीप से अलग हुए। ग्रास अमेरिका की तरफ निकल गया और वहां उसने अमेरिकी संग्राम में एक बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। सफरिन अप्रैल में अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक में केप वर्ड पहुंचा। जॉनस्टन पीछा कर ही रहा था, तो दोनों का कहीं ना कहीं तो आमना सामना होना बिल्कुल तय था। अप्रैल में जॉनस्टन भी केप वर्ड पहुंचा, तो जॉनस्टन और सफरिन के बीच 16 अप्रैल सन 1781 के दिन केप वर्ड में पोर्टो प्राया का जोरदार जहाजी समुद्री युद्ध हुआ। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, पर जॉनस्टन सफरिन को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जॉनस्टन अटलांटिक के इन वीरान टापुओं पर अपने जहाजों की मरम्मत करता रह गया और सफरिन उसको ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ गया। जून के अंत तक सफरिन केप पहुंच गया। एक महीने में यानी जुलाई में जब तक जॉनस्टन केप पहुंच पाता, तब तक सफरिन मॉरिशस की ओर निकल चुका था। जॉनस्टन ने गुस्से में अपना सर नोच लिया और जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उसने भी खींचकर डच जहाजी बेड़े को बर्बाद कर दिया। यह कहलाता है सल्डाना खाड़ी का युद्ध। तो जॉनस्टन हताश और खिन्न होकर केप से वापस इंग्लैंड लौट गया। अक्टूबर सन 1781 में सफरिन मॉरिशस पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई थॉमस डेस्टिन डॉर्व से, जो कि उस समय फ्रांस की ओर से पूर्वी समुद्रों का नौसेना अध्यक्ष था। इसे फ्रांस ने मॉरिशस में तैनात किया था ताकि पौंडीचेरी और मॉरिशस के बीच का रास्ता सुरक्षित रहे। यहां पहुंचकर सफरिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। डॉर्व असल में भारत से भागकर आया था। अब याद कीजिए, सन 1781 का वो समय जब एक फ्रेंच नौसेना कड्डलूर के आसपास मंडरा रही थी। ये था डॉर्व का जहाजी बेड़ा। डॉर्व के साथ एक बेहतरीन जमीनी पलटन भी थी, लेकिन उसने उसे जमीन पर उतरने ही नहीं दिया। उसके जहाजों पर बैठे सैनिक चिल्लाते रहे कि हमें लड़ना है, हमें जमीन पर उतारो। लेकिन डॉर्व अपनी इस शानदार फ्रेंच पलटन को जहाजों में बिठाकर वहीं समंदर में टहलता रहा और मॉरिशस निकल गया। हैदर पोर्टोनोवो में उसका इंतजार करता रह गया। इसी समय दिसंबर सन 1780 और जनवरी सन 1781 के दरमियान बंबई से एडवर्ड ह्यूज ने आकर मंगलौर और कालीकट के बंदरगाहों पर छापे मारकर मैसूर की नौसेना को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। इससे तेलीचेरी में साल भर से घिरी हुई अंग्रेज पलटन को काफी राहत मिली। फिर ह्यूज श्रीलंका का चक्कर लगाकर पूर्वी तट की ओर चला गया और उससे कूट को मदद मिली। ह्यूज के साथ बंबई से आए थे गॉडार्ड के कुछ सैनिक, वही गॉडार्ड जिसने पहले एंग्लो मराठा संग्राम के दौरान कलकत्ता से सूरत तक का सफर जमीन के रास्ते तय किया था। अब वही सिपाही भारत का चक्कर काटकर पूरा घूमकर पूर्वी तट पर पहुंचे थे, तो उनके पास कितना अनुभव होगा। तो इस सेना से जब हैदर का मुकाबला हुआ, इसकी वजह से हैदर को पोर्टोनोवो की लड़ाई में भयानक हार का सामना करना पड़ा और उसको हार कर समुद्री तट से दूर जाना पड़ा। और उसके समुद्र से दूर हटते ही सद्रास, पुलिकट और नागापट्टनम के डच उपनिवेश बिल्कुल बेसहारा हो गए और डॉर्व बिना लड़े ही वहां से खिसक गया। डॉर्व की नामौजूदगी का ह्यूज ने पूरा फायदा उठाया। मौका देखकर सितंबर सन 1781 में अंग्रेजों ने सद्रास और पुलिकट पर कब्जा कर लिया और अक्टूबर में भारत के सबसे मजबूत डच गढ़ नागापट्टनम को जा घेरा। इसके साथ ही मद्रास सेना की एक टुकड़ी कर्नल ब्रैथवेट के नेतृत्व में तंजौर में तैनात कर दी गई। यहां से ब्रैथवेट तंजौर की रखवाली भी करता रहा और नागापट्टनम को घेरने वाली सेना को मदद भी करता रहा और समुद्र के रास्ते ह्यूज भी मदद कर रहा था। नागापट्टनम में 1 महीने तक डच और मैसूरी सेना ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन 12 नवंबर सन 1781 को नागापट्टनम का पतन हुआ और उसके साथ साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज भारत के समंदर में हमेशा के लिए डूब गया। नागापट्टनम के बाद अब कंपनी के निशाने पर था डच सीलोन यानी श्रीलंका। डच सीलोन में कुछ खास बंदरगाह थे, त्रिंकोमाली, बत्तीकालोआ और डच सीलोन का सबसे मजबूत गढ़ गैले। तो जनवरी सन 1782 में ह्यूज ने डच सीलोन पर हमला किया
और 11 फरवरी को त्रिंकोमाली पर कब्जा कर लिया। उधर पश्चिमी तट पर मलाबार में दिसंबर सन 1781 में बंबई से एबिंगटन आ गया और उसके आते ही तेलीचेरी की घेराबंदी उलट गई। अब मैसूर की सेना घिर गई थी और इस मैसूरी सेना की गिरफ्तारी के साथ जनवरी सन 1782 के अंत में तेलीचेरी की लंबी घेराबंदी खत्म हो गई। इस सेना का मुखिया सरदार खान पकड़ा गया और मारे शर्म के उसने खुदकुशी कर ली। फिर एबिंगटन के पीछे पीछे उसकी मदद के लिए बंबई से कर्नल हम्बरस्टोन को भेजा गया। इन्होंने मिलकर 13 फरवरी को कालीकट पर अधिकार कर लिया। इन दोनों के रहते मैसूर का साथी कन्नूर का अरक्कल राज्य भी इनके दबाव में आ गया। अंग्रेजों ने मालाबार में मैसूर के खिलाफ विद्रोह भड़काए। अब मालाबार में अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो चुके थे। वहां से वो कभी भी श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई कर सकते थे। इस पूरे कांड के पीछे डॉर्व की निष्क्रियता का सबसे बड़ा हाथ था। सफरिन को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उसको पता चला कि उसको डॉर्व जैसे सुस्त सेनापति का जूनियर बनकर काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि डिबूसी का क्या हुआ। सन 1781 के दिसंबर में फ्रांस से 2 बेड़े रवाना किए गए। स्पेन के कैडिस बंदरगाह से एक बेड़े में डिबूसी निकल पड़ा और दूसरा बेड़ा फ्रांस के ब्रेस्ट बंदरगाह से चला, जिसमें तोपें, बंदूकें, हथियार, गोला बारूद, रसद वगैरह थे। ये दोनों अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में अटलांटिक के कनेरी द्वीप में मिलने वाले थे। डिबूसी तो सलामत कनेरी पहुंच गया, लेकिन हथियार, गोला बारूद, रसद वाले बेड़े पर बंदरगाह छोड़ते ही ब्रिटिश नौसेना ने झपट्टा मारा। वहां से केवल 2 जहाज बचकर डिबूसी के पास कनेरी में सुरक्षित आ पाए। इस आधे अधूरे साथ सामान के साथ डिबूसी आगे बढ़ा और केप पहुंचा, लेकिन उसकी मदद के लिए जो राहत सामग्री पीछे से आ रही थी, अप्रैल में उसे भी ब्रिटिश नौसेना ने झपट लिया। और केप में डिबूसी को खबर लगी कि उसके पीछे ब्रिटिश नौसेना और सेना के साथ बिकरटन आ रहा है, तो उसे मजबूरन अपने कई सिपाही वहीं केप में छोड़ देने पड़े और वो मॉरिशस की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, डॉर्व और सफरिन पहले ही भारत की तरफ निकल चुके थे। फ्रांस से राहत सामग्री का तीसरा बेड़ा तूफानों को पार करके गिरते पड़ते केप पहुंचा, लेकिन जहाजों की इतनी बुरी हालत थी कि 2 महीनों तक मरम्मत ही चलती रही और इस मदद के बिना डिबूसी भारत नहीं आ सकता था, तो वो मॉरिशस में ही रुक गया। आगे चलकर उतार चढ़ाव का एक बहुत ही रोमांचक दौर आने वाला था।